Now, finally, students, we have completed India's 36 impairment of assets. You have covered all the questions, all class textbook questions, as well as study material questions, ICI study material, and self-study के practical questions. Now, I am taking a complete revision lecture on impairment. Impairment, what we have covered, हमने इसमें क्या क्या कवरेज किया है. हमने किया इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स एंड इम्पेयरमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ एसेट्स, और फिर उसके बाद में आ गए थे एडिशनल इश्यूज. लेकिन अगर मैं ग्रुप ऑफ एसेट्स की बात करूं तो ग्रुप ऑफ एसेट्स में एक तो नॉर्मल सीजीयू का इम्पेयरमेंट और उसका रिवर्सल सीखा था, और फिर हम लोग ने सीखा था समथिंग रिलेटिंग टू गुडविल एंड देन समथिंग रिलेटिंग टू कॉरपोरेट एसेट्स. ये सीजीयू का ही पार्ट था, तो इसको हम लोग सेपरेट यूनिट नहीं बोल सकते. नाउ इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स. इम्पेयरमेंट करने के लिए मैंने तुम्हारे नोट सामने रखे हैं. इम्पेयरमेंट कैसे होगा? जो भी कैरिंग अमाउंट है ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट, जिस दिन हम लोग इम्पेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं उस दिन की कैरिंग अमाउंट मीन्स द बुक वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू आफ्टर चार्जिंग करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन, उसको हम कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट से, जो कि हमारी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बन जाएगी फ्यूचर के लिए, और बैलेंस जो होगा वो इम्पेयरमेंट लॉस होगा. एंड दिस इम्पेयरमेंट लॉस के लिए हम लोग एंट्री पास करेंगे, 2 एंट्री से रिकॉर्ड करेंगे. इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट. कैरिंग अमाउंट जो है ना, दैट इज नथिंग बट द बैलेंस शीट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट. लेकिन व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? मैंने रिकवरेबल अमाउंट समझाया था. रिकवरेबल अमाउंट इज नथिंग बट नेट फेयर वैल्यू, दैट इज फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल. मार्केट में जो प्राइस में एसेट बिक सकता है वो, और बेचने का खर्चा माइनस करके नेट फेयर वैल्यू, और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हाइयर. तो या तो हम देखेंगे अगर हम बेचेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लेकिन यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, जिसमें ज़्यादा बेनिफिट है वो वैल्यू लेंगे हम लोग. और वैल्यू इन यूज़ कैसे मिलेगा हमको? वैल्यू इन यूज़ का मतलब है वो एसेट की लाइफ अगर 5 साल है तो 5 साल तक क्या कैश इनफ्लो आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और 5 साल तक का ही तुम एस्टिमेशन करना, उसके आगे सैल्वेज वैल्यू ले लेना, क्योंकि उसके आगे रियलिस्टिक एस्टिमेशन नहीं होता है. सो वैल्यू इन यूज इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज एंड सैल्वेज. ठीक है ना? इसमें से जो भी हाइयर होगा वो वैल्यू हम लोग ले लेंगे. और एक बार वैल्यू रिड्यूस हो गई, वैल्यू रिड्यूस हो गई, ये हमारी नई कैरिंग अमाउंट बन जाएगी, और इस पे फ्यूचर का डेप्रीसिएशन आएगा. फ्यूचर डेप्रीसिएशन विल बी चार्ज ऑन दिस. लेकिन साथ में एक कॉन्सेप्ट और है, रिवर्सल. रिवर्सल रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. हमने पहले इम्पेयरमेंट किया और फ्यूचर में अगर रिवर्सल हुआ, फ्यूचर में रिवर्सल हुआ तो देखो याद रखना, पहले अगर इम्पेयरमेंट किया है और फ्यूचर में रिवर्सल हो गया है तो रिवर्सल कैन नॉट बी मोर देन ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट. रिवर्सल ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. मीन्स अगर तुम्हारे पहले इम्पेयरमेंट लॉस अगर तुमने 10,000 का बुक किया है 10,000 का इम्पेयरमेंट लॉस बुक करके रखा है, और इम्पेयरमेंट लॉस के वजह से तुमको XYZ कैरिंग अमाउंट आई है, तो हम लोग जब फ्यूचर में वैल्यू बढ़ती है, रिवर्सल मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. जब वैल्यू बढ़ती है तो हम लोग वैल्यू को कितना बढ़ा सकते हैं, कितने अमाउंट को हम रिवर्सल बोल सकते हैं. अगर इम्पेयरमेंट हुआ ही नहीं होता तो आज डेप्रीसिएशन चार्ज करके क्या वैल्यू होती, बस उतने अमाउंट हम रिवर्स कर सकते हैं, उसको बोलेंगे रिवर्सल. लेकिन अगर टोटल एप्रिसिएशन उससे ज़्यादा है तो क्या करोगे? अगर टोटल एप्रिसिएशन उससे ज़्यादा है तो उसके ऊपर जो अमाउंट जाएगी उसको हम बोलेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, और उसके लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट होगा. फॉर दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट रिवैल्यूएशन रिजर्व्स. एंड मैंने एकदम क्लियर कट तुमको नोट लिखा के बताया हुआ है दैट इम्पेयरमेंट लॉस कैनॉट एक्सीड ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट. जो रिवर्सल होगा ना, रिवर्सल कैनॉट एक्सीड द ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट. कौन सा ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट का मतलब है? वो कैरिंग अमाउंट अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हुआ होता तो क्या कैरिंग अमाउंट होती, ठीक है ना, और उसके ऊपर का जो एक्सेस है दैट विल बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स. सो फाइनली हमने इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स देख लिया. इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स, रिकवरेबल,
carrying amount on the date of impairment minus recoverable amount. If recoverable amount is less, then there will be impairment loss, and recoverable amount will become your revised carrying amount. And in future, you will depreciate that new carrying amount, that is revised carrying amount. लेकिन अगर आगे 1-2 साल के बाद में अगर वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो हम कितना इंक्रीज को रिवर्सल बोलेंगे? कि अगर इम्पेयरमेंट नहीं हुआ होता तो आज ओरिजिनल कॉस्ट को डेप्रीशिएट करके क्या कैरिंग अमाउंट होती, वहां तक वैल्यू लेके आ जाओ, उसको बोलेंगे रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। और उसके ऊपर जो इंक्रीमेंट है दैट विल बी नोन एज रिवैल्यूएशन, और उसके लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट होगा। चलो, दिस इज डन। हाउ टू डू इट एग्जैक्टली, उसके लिए तुमको प्रॉब्लम सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मैंने करवाया था इंडिकेशंस। एक तो एसेट्स कौन से कवर्ड नहीं है, कौन से एसेट्स कवर्ड नहीं है। मैं बोलता हूँ कोई एसेट्स कवर्ड नहीं है, खाली 2 ही एसेट्स कवर्ड है, दैट इज टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स और इनटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। इन्हीं का इम्पेयरमेंट होता है। और एक इम्पेयरमेंट होता है इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि जब मैंने वो करवाया था तो तुमको बताया था हम इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी करते हैं। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स दिखता है, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही नेट एसेट्स दिखता है, और नेट एसेट्स इम्पेयर्ड हो सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों को इंड AS 36 कवर करता है। बाकी कोई एसेट्स पे इंड AS 36 अप्लाई नहीं होता है। वो पर्टिकुलर एसेट्स अपना इम्पेयरमेंट उनके स्टैंडर्ड्स में दिया हुआ है, इम्पेयरमेंट कैसे हो। अच्छा, इम्पेयरमेंट के इंडिकेशंस होते हैं, फिर से याद दिला देता हूँ। ये लेक्चर तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा जब तुम आगे 2-3 महीने बाद, 4-5 महीने के बाद में ये रिवीजन लेक्चर देखोगे, तो तुमको सारी चीजें रिकैप हो जाएगी। इंडिकेशंस फॉर इम्पेयरमेंट के क्या इंडिकेशंस है? अरे कब इम्पेयरमेंट करना चाहिए? जब इंडिकेशंस मिले तभी। खाली 3 एसेट ऐसे हैं जिनके लिए हम लोग इंडिकेशंस का वेट नहीं करते, दैट इज गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, intangible asset not in use, and intangible assets with unlimited useful life। ये 3 एसेट को छोड़ के बाकी सब एसेट्स का हमको इम्पेयरमेंट टेस्ट इंडिकेशंस आने पे ही करना चाहिए। अपने आप से अपने को इम्पेयरमेंट टेस्ट नहीं करना चाहिए। सो इंडिकेशंस क्या है? इंडिकेशंस एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं। अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाए, तुमने एसेट खरीदा और नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो तुम्हारे एसेट का डेफिनेटली रिकवरेबल अमाउंट कम हो गया, उसका इम्पेयरमेंट टेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर मार्केट में इंटरेस्ट का रेट बढ़ जाता है, इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो गई, तो वहां पे भी तुम्हारा इम्पेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा। ये भी एक इंडिकेटर है। और अगर एसेट की वैल्यू डिक्लाइन होती है ड्यू टू सम लीगल रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है गवर्नमेंट के कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ गए ऑन यूज ऑफ एसेट, तो समझ लेना तुम्हारा एसेट इम्पेयर्ड हो गया है। इसका रिकवरेबल अमाउंट चेक करो, इम्पेयरमेंट टेस्ट पे लग जाओ। और अगर शेयर की प्राइस गिरती है मार्केट में, तो शेयर कैपिटल इज व्हाट, शेयर होल्डर्स फंड्स इज व्हाट, एसेट माइनस लायबिलिटीज, नेट एसेट्स। तो शेयर की प्राइस अगर ड्रास्टिक फॉल है मार्केट में, तो वो इंडिकेशन है इम्पेयरमेंट का। इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन है, तुम चेक करना तुम्हारे एसेट्स की वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट कम हो गई है। और इंटरनल इंडिकेशंस में फिजिकल डैमेज, अगर एसेट में फिजिकल डैमेज है तो डेफिनेटली उसका इम्पेयरमेंट टेस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि एसेट इम्पेयर्ड हो चुका है। या फिर कैश इनफ्लोज कम आ रहा है, मतलब एसेट एफिशिएंट नहीं रहा, तो उसका इम्पेयरमेंट हो गया। रफ यूज कर रहे हो एसेट का, तो भी इम्पेयरमेंट टेस्ट कर लेना चाहिए। तो ये सब इंडिकेशंस है, ये इंडिकेशंस आने पे ही इम्पेयरमेंट का टेस्ट होना चाहिए। और मैंने क्या बोला है, 3 आइटम्स ऐसे हैं जिनके हम लोग इम्पेयरमेंट का टेस्ट इंडिकेशंस के हिसाब से नहीं करते, हम एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट करते हैं। वो 3 आइटम है अपने पास। नंबर 1, गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। नंबर 2, intangible assets with indefinite useful life and intangible assets which are not in use। ये 3 एसेट्स हैं जिनका हम एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट करते हैं। और एडिशनल इश्यूज में मैंने बताया है, एनुअल इम्पेयरमेंट की एक डेट फिक्स करनी पड़ती है। वी हैव टू फिक्स अप अ डेट फॉर एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट। लेट्स सपोज हमने डेट फिक्स की 1 Feb 2020, तो नेक्स्ट ईयर 1 Feb 2020 को ही वापस से इनका एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट होगा। इंडिकेशंस का वेट ही नहीं करना है। फिर वापस से 1 Feb 2021 को होगा, फिर वापस से 1 Feb 2022 को होगा। अभी नेक्स्ट इम्पेयरमेंट टेस्ट जो ड्यू है ना,
वो 1 Feb 2023 को है, लेकिन अगर उसके पहले कोई इंडिकेशंस आ गया ना तो फिर ये डेट का वेट नहीं करना। तो इंडिकेशंस आ गया तो अगर कोई भी रीज़न से इन एसेट की अगर कोई इंडिकेशंस दिख रहा है कि इनकी रिकवरेबल अमाउंट कम होने वाली है, देन डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट डेट, तो फिर इनका इम्पेयरमेंट टेस्ट तुरंत कर लेना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद में मैंने ना कुछ रिकवरेबल अमाउंट और नेट फेयर वैल्यू के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। दैट वाज वेरी सिंपल। पहली बात तो नेट फेयर वैल्यू का मतलब क्या है? नेट फेयर वैल्यू इज़ नथिंग बट जो हम लोगों को प्राइस मिलने वाली है मार्केट में बेचने से एसेट को, और बेचने पे कोई भी कमीशन ब्रोकरेज कुछ भी लगे वो माइनस कर लो, दैट इज़ नोन एज नेट फेयर वैल्यू। लेकिन ये नेट फेयर वैल्यू मिलेगी कैसे? मैंने इसके 3 रीजन दिए थे। वैसे अपने पास इंडिया 113 है फेयर वैल्यूएशंस के लिए, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फेयर वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट समझ लो, रिसेंट ट्रांजैक्शन हुआ है ना मार्केट में, आज तुम्हारे सोसाइटी में अगर कोई फ्लैट बिका है तो उससे तुम्हारे घर की फेयर वैल्यू मिल जाती है कि कितने में बिका उतना मिलना चाहिए। या फिर एक्टिव सेकेंड हैंड मार्केट, इन केस ऑफ कार्स, गाड़ियाँ जो बेचते हैं ना उनके लिए एक्टिव सेकेंड हैंड मार्केट होता है। तो तुमको तुम्हारी कार बेचनी है, 2-3 जगह पे जाके सेकेंड हैंड डीलर से तुम्हारे कार की वैल्यूएशन करा लो, तुमको फेयर वैल्यू का आइडिया आ जाएगा तुम्हारे कार की क्या वैल्यू है। और अगर फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कोई भी रीज़न से तो उसको ज़ीरो ले लो। फिर वो केस में वैल्यू इन यूज़ ही रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी। अच्छा, वैल्यू इन यूज़ के लिए मैंने बता दिया था, अगर तुमको 2 वैल्यू रेंज दे रखा है 100 से 150 के बीच में, तो 100 + 150 डिवाइड बाई 2 कर दो। लेकिन अगर वो रेंज जो दिया है ना 100 में भी आने का कितना चांसेस है? 40% चांसेस। और 200 का 150 का आने का कितना चांसेस है? 60। तो फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर अप्लाई करने का 100 × 40% प्लस 200 150 × 60% अपॉन 2, फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर अप्लाई करने का। देखो यहाँ पे लिखा के दिया है, इफ कैश फ्लोज आर नॉट प्रोबेबल देन वी शुड कंसीडर कैश फ्लोज आफ्टर अप्लाइंग प्रोबेबिलिटी फैक्टर। चलो, फिर उसके बाद में एसेट्स लोकेटेड इन फॉरेन कंट्रीज, उसके लिए मैंने क्या बताया, उसकी रिकवरेबल अमाउंट के लिए अगर वैल्यू इन यूज चेक करना है तो कैश इनफ्लोज फॉरेन करेंसी में लेना, और उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो भी फॉरेन करेंसी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेल करता है वो लेना। उससे प्रेजेंट वैल्यू तुमको मिल जाएगी इन डॉलर्स। यहाँ तक तो सब काम फॉरेन कंट्री के डॉलर्स में होगा, फॉरेन कंट्री के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा। लेकिन फिर जब उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे ना तो जो एक्सचेंज रेट होगा ना ये ऑन द डेट ऑफ इंडिकेशन होना चाहिए। मैंने लिखवाया है, देखो यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट प्रिवेलिंग इन यूएस, क्योंकि ये प्रॉब्लम यूएस डॉलर्स का था। हाँ, लेकिन एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ इंडिकेशन, तो ये 2 पॉइंट याद रखना है। डॉलर्स को जब तुम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करोगे ना कैश इनफ्लोज को, फॉरेन करेंसी कैश इनफ्लोज को, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉरेन करेंसी का होना चाहिए, फॉरेन कंट्री का होना चाहिए, एंड एक्सचेंज रेट शुड बी ऑन द डेट ऑफ इंडिकेशन। चलो, ये भी हो गया कवरेज। फिर आ गया सीजीयू। सीजीयू इज ग्रुप ऑफ एसेट्स। मैंने तुमको एग्जांपल दिया था, एक कोल माइन है और कोल माइन अप्रोचेबल बनाने के लिए एक रोड बना ली, तो ये जो रोड है ये भी एसेट है, लेकिन ये रोड ना तो सेपरेटली बेची जा सकती है ना इसका सेपरेट कैश इनफ्लो है। तो हम क्या करेंगे, कोल माइन और रोड दोनों को साथ में ले लेंगे और इनका एक ग्रुप बना लेंगे, और टोटल एसेट्स का हम लोग इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे और फिर दोनों एसेट में डिवीजन कर देंगे। तुमको देखो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ तो याद आ जाएगा। कोल माइन की कैरिंग अमाउंट मालूम है मेरे को, रोड की कैरिंग अमाउंट मालूम है, टोटल कैरिंग अमाउंट मालूम है, लेकिन इंडिविजुअल रिकवरेबल अमाउंट्स ये नहीं मालूम है, इंडिविजुअल रिकवरेबल अमाउंट नहीं मालूम है। तो हमने क्या किया, पूरे कंप्लीट एसेट सीजीयू का ग्रुप ऑफ एसेट्स का रिकवरेबल अमाउंट निकाल लिया, उससे इम्पेयरमेंट टेस्ट आ गया, और ये इम्पेयरमेंट टेस्ट यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, ये रेशियो में, उनके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब रिवर्सल होगा ना सीजीयू के केस में, तो रिवर्सल में रिवैल्यूएशन रिजर्व्स मत क्रिएट करना। ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट अगर इम्पेयरमेंट नहीं हुआ होता तो 2-3 साल तक जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ उसके बाद क्या कैरिंग अमाउंट रहेगा वो कैरिंग अमाउंट तक रेस्टोर करके छोड़ देना, बस वही रिवर्सल है। इसमें हमेशा एज्यूम करना कॉस्ट मॉडल, थोड़ा सा रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट करने में प्रॉब्लम होती है, तो कॉस्ट मॉडल फॉलो करना है।
और रिवैल्यूएशन रिजर्व्स अगर क्रिएट होगा तो फिर उसका भी डिवीजन वैसे ही करेंगे कैरिंग अमाउंट के रेशियो में, बट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू यू टेक कॉस्ट मॉडल। सो रिवर्सल ऑफ सीजीयू में रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट नहीं होता है, और रिवर्सल ऑफ सीजीयू मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके दिया। इफ यू फॉलो एग्जैक्टली माई सॉल्यूशन थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू। इसके बाद में आ जाता है गुडविल। मैंने बताया बैलेंस शीट में गुडविल होता है, दूसरे इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं, लेकिन दूसरे इंटेंजिबल एसेट्स क्या है ना, हमको मालूम है कौन से इंटेंजिबल एसेट्स के वजह से कितना कैश इनफ्लो आता है, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गुडविल के वजह से सारे एसेट्स क्या बेटर कैश इनफ्लो जनरेट करते हैं, क्योंकि गुडविल का सिनर्जी इफेक्ट होता है, और गुडविल के सिनर्जी इफेक्ट से सिनर्जी इफेक्ट सारे कैश सारे एसेट्स को मिलता है और पूरे बिजनेस का कैश इनफ्लो बढ़ता है। सो गुडविल अपने आप से कोई कैश इनफ्लो जनरेट नहीं करता, लेकिन वो दूसरे एसेट्स को कैश इनफ्लो जनरेट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है ना, गुडविल जब मैंने समझाया था तो गुडविल को दो पार्ट में कराया था, एलोकेबल एंड अनएलोकेबल। अगर अनएलोकेबल है तो गुडविल को अलग ही रख दो। देख लो, मैंने अनएलोकेबल ये वाला एग्जांपल दे देता हूँ, एक में जिसमें सारे एसेट्स इम्पेयर्ड होते हैं ना, वो एग्जांपल लेता हूँ। ये रहा ए बी, दो एसेट्स से दो सीजीयू थे, गुडविल अनएलोकेबल है तो इसको अलग ही रखा है। देखो हमने अनएलोकेबल है तो इसको अलग ही रखा है, अपन ने अलग ही रख दिया है। टोटल एसेट्स जो इम्पेयर्ड हुए उनकी कैरिंग अमाउंट, उनकी रिकवरेबल अमाउंट एंड टोटल इम्पेयरमेंट लॉस। जो भी टोटल इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है पहले हम लोग उसको गुडविल के लिए यूज़ करेंगे, हम लोग इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, और फिर जो बच जाएगा, जैसे 8 लाख में से 6 लाख गुडविल के इम्पेयरमेंट के लिए यूज़ हो गया, फिर जो बैलेंस 2 लाख रुपया बच गया ना, बैलेंस 2 लाख रुपया बच गया, वो सीजीयू ए और बी इनका इम्पेयरमेंट, और कौन से रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट। मतलब पहले इम्पेयरमेंट लॉस गुडविल के लिए, गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए पहले गुडविल का इम्पेयरमेंट लॉस, और जो बच गया बाकी एसेट्स का इम्पेयरमेंट लॉस, ये मैंने समझाया था। अच्छा, रिवर्सल भी समझाया, लेकिन रिवर्सल सेम है सीजीयू, क्योंकि गुडविल का रिवर्सल अलाउड नहीं है। गुडविल अगर रिवर्स कर दोगे ना तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में आ जाएगा। AS 28 में अलाउड है, बट इंडियस 36 में अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद में अनएलोकेबल के बाद जब एलोकेबल गुडविल आया ना, तो देखो एलोकेबल वाले के केस में मैंने क्या किया, कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू, कैरिंग अमाउंट, और उसके बाद में ये जो गुडविल है 6 लाख का है, इसको कितना बेनिफिट मिल रहा है वो रेशियो दे रखा है, तो हम लोग ने ये रेशियो में रेशियो ऑफ बेनिफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उसके बाद कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग गुडविल आ गया, रिकवरेबल अमाउंट माइनस करने के बाद जो इम्पेयरमेंट लॉस आया उसके लिए पहले गुडविल को इम्पेयर किया, फिर बाकी अदर एसेट। यहाँ पे भी गुडविल को इम्पेयर किया, बाकी अदर एसेट्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, एक सीजीयू ए अपना ही गुडविल राइट ऑफ करेगा, अगर पूरा राइट ऑफ नहीं कर सकता है तो छोड़ देगा, अगले बार करेगा, लेकिन वो दूसरे का गुडविल राइट ऑफ करने नहीं चले जाएगा, क्योंकि ये एलोकेबल गुडविल है, अपना अपना गुडविल राइट ऑफ। तो ये एलोकेबल का है, और रिवर्सल तो मैंने बता ही दिया है तुम लोगों को कि रिवर्सल ऑफ गुडविल इज नॉट अलाउड बाय इंडियाज 36, क्योंकि जो पहले गुडविल था ना अपने पास, वो कहीं ना कहीं बिजनेस कॉम्बिनेशन में आया हुआ गुडविल है। आज अगर रिवर्सल करोगे तो वो सेल्फ जनरेटेड, बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला तो तुमने इम्पेयर कर दिया, वो तो जीरो कर दिया। फिर अगर गुडविल को बुक्स में लाते हो तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, विच कैन नॉट बी शोन इन बुक्स। ओके, इसके बाद देखो आगे नेक्स्ट, अब हम लोग आ जाते हैं कॉर्पोरेट एसेट्स में। नाउ वी विल कम टू कॉर्पोरेट एसेट्स। रिगार्डिंग कॉर्पोरेट एसेट्स, सुनो, कॉर्पोरेट एसेट्स का मतलब है हेड ऑफिस की बिल्डिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, ये सबको कॉर्पोरेट एसेट्स बोला जाता है। हेड ऑफिस की बिल्डिंग सेपरेट कैश इनफ्लो जनरेट नहीं करती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेपरेट कैश इनफ्लो जनरेट नहीं करती। हेड ऑफिस के बिल्डिंग से पूरा बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सक्सेसफुल हो गई तो उसका बेनिफिट पूरे बिजनेस को मिलेगा, पैसे ही पैसे। जो रिसर्च की है वो सक्सेसफुल होने से प्रोडक्ट बनाओ, बेचो और पैसे कमाओ। तो ये कॉर्पोरेट एसेट्स जो है ना, ये इंडिविजुअल कैश इनफ्लो नहीं है इनका गुडविल के तरह, बट दिस कॉर्पोरेट एसेट्स हेल्प्स अदर एसेट्स टू जनरेट कैश इनफ्लो। तो इनका भी दो केस होता है, एलोकेबल एंड अनएलोकेबल। तो अगर अनएलोकेबल है तो उसके लिए मैं सीधा वर्किंग ही बताता हूँ, कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू। पहले एलोकेबल बताया था क्या मैंने? हाँ, एलोकेशन इज पॉसिबल। अगर एलोकेबल है
तो कैरिंग अमाउंट ऑफ CGU, और ये जो कैरिंग अमाउंट है ना, ये 5:750, दैट इज 50:75, ये रेशियो में कॉर्पोरेट एसेट्स को हमने एलोकेट कर दिया, इनको एलोकेट कर दिया। लेकिन अगर CGU की लाइफ अलग है ना, तो फिर एलोकेशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड रेशियो, ठीक है ना। फिर कॉर्पोरेट एसेट्स इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एसेट्स हमको रिकवरेबल अमाउंट मिल गई, सॉरी रिकवरेबल नहीं, कैरिंग अमाउंट मिल गई, और उसको हमने कंपेयर किया रिकवरेबल अमाउंट से, और अपने को मिल गया इम्पेयरमेंट लॉस। लेकिन एक बार इम्पेयरमेंट लॉस मिल गया ना, फिर ए के साथ कॉर्पोरेट एसेट था, बी के साथ भी कॉर्पोरेट एसेट था, तो ये इम्पेयरमेंट लॉस ये कॉर्पोरेट एसेट्स को एलोकेट करेंगे। और अब कौन से रेशियो में, अब जो रेशियो में इंक्लूड किया था वो रेशियो में 50:4 एंड 75:6। तो हम लोगों को इंडिविजुअल ए कॉर्पोरेट एसेट और बी का इम्पेयरमेंट मिल गया। फिर हम रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकाल लेंगे, कैरिंग अमाउंट माइनस ये जो ऊपर जो हमने इम्पेयरमेंट लॉस निकाला है ना, ये माइनस कर देंगे, और अपने को रिवाइज कैरिंग अमाउंट मिल जाए। वी विल गेट रिवाइज कैरिंग अमाउंट। कोई रिवर्सल के बारे में मॉड्यूल में भी नहीं दिया, तो मैंने भी नहीं किया आगे फर्दर। लेकिन ये भी रिवर्सल ऑफ CGU में होता है, इसमें भी रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट नहीं करना है। अगर रिवर्सल आएगा तो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट तक रिस्टोर करके छोड़ देना। अगर अनएलोकेबल है, अनएलोकेबल का केस मैंने बताया था तुमको, अगर अनएलोकेबल है ना, ये रहा देखो मेरा एग्जांपल, तो फिर CGU जो भी है अपना, CGU A की कैरिंग अमाउंट, CGU B की कैरिंग अमाउंट, उसका इम्पेयरमेंट लॉस माइनस कर लो, रिवाइज कैरिंग अमाउंट, और एक टोटल कॉलम बनाना जिसमें A और B का इम्पेयरमेंट लॉस के बाद की कैरिंग अमाउंट मिल गई। अब इसके बाद तुम कॉर्पोरेट एसेट को इंक्लूड करोगे, इसके बाद तुम कॉर्पोरेट बिल्डिंग को इंक्लूड करोगे, और कॉर्पोरेट बिल्डिंग को जैसे ही हमने इंक्लूड किया अपने को मिल गई कैरिंग अमाउंट। दिस इज इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एसेट्स, लेकिन CGUs जो A और B है उनका इम्पेयरमेंट टेस्ट आ गया, लेकिन कॉर्पोरेट एसेट्स का इम्पेयरमेंट टेस्ट नहीं हुआ। फिर उसको टोटल बिजनेस के रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पे 93 के सामने 90 है, तो 3 लाख का जो इम्पेयरमेंट लॉस आया ना, डेफिनेटली ये इम्पेयरमेंट लॉस कॉर्पोरेट एसेट का ही है, क्योंकि A और B का तो इम्पेयरमेंट टेस्ट पहले इधर हो चुका है। सो दिस इज हाउ आई प्रेजेंटेड इट एंड मेड इट सिंपल, मेड इट सिंपल। देख लो, रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग 10 lakhs माइनस 3 lakhs, आई हैव रिटन हियर 7 lakh। तो ये मैंने एग्जांपल देके समझाया था। तो ये आ गया कॉर्पोरेट एसेट्स, और कॉर्पोरेट एसेट्स के बाद एडिशनल इश्यूज है। ये एडिशनल इश्यूज में इश्यू नंबर 1 है, जो मैं अभी बता चुका हूँ कि गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, business asset, intangible asset not in use, as well as one more is uh, asset with intangible asset with unlimited useful life. Don't wait for indications. You do impairment test on your own annually, but you select a date, and the same date should be continued subsequently in subsequent years. You cannot change the date. But if before that date any indication comes of indications of impairment comes, then don't wait for the next डेट, जो भी हमने डिसाइडेड डेट है उसके लिए वेट नहीं कर, ठीक है ना। सो ये मैंने करवा दिया। दूसरा मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग बताया था। प्रोसेस ए का इनपुट, प्रोसेस ए में इनपुट किया, उसका जो आउटपुट है दैट बिकम्स इनपुट फॉर प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 का आउटपुट विल बिकम इनपुट फॉर प्रोसेस 3, एंड प्रोसेस 3 से गुड्स बिकता है। तो कैश इनफ्लो सिर्फ प्रोसेस 3 का है। तो वो केस में देख लेने का, प्रोसेस ए का सेमी फिनिश गुड्स कैन यू सेल, इफ़ यू कैन सेल, उसकी कुछ रियलाइजेबल वैल्यू है, तो रिकवरेबल अमाउंट अगर सेपरेटली निकाला जा सकता है तो उसका सेपरेट इम्पेयरमेंट टेस्ट। लेकिन प्रोसेस 1 और 2 का अगर वी डोंट हैव एनी वैल्यू इन यूज, इफ देयर इज नो कैश इनफ्लोस, तो इन दैट केस हम पूरे तीनों प्रोसेस को साथ में मिला लेंगे, एक बड़ा CGO बन जाएगा और उनका इम्पेयरमेंट एक साथ टेस्ट होगा। ये मैंने समझाया था। डिस्क्लोजर, दैट इज योर रिक्वायरमेंट, ऑडिट रिक्वायरमेंट है। इंडिविजुअल एसेट्स का डिस्क्लोजर है, कैश जनरेटिंग यूनिट CGU का डिस्क्लोजर, देन वी हैव डिस्क्लोजर ऑफ गुडविल, एंड ऑल्सो वी हैव डिस्क्लोजर ऑफ कॉर्पोरेट।
तो ये डिस्क्लोजर तुम्हारी चेकलिस्ट है, ये ऑडिट रिक्वायरमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी जो मैंने लेक्चर में करवाया है ना, ये मैंने लेक्चर 6 में करवाया है। तो लेक्चर 6 में ही अगले वीडियो में जैसे मैंने करवाया, अगले वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले एक बार मैंने कंप्लीट रिवीजन ली, तो वहाँ पे देख सकते हो। और एक शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी का इम्पेयरमेंट सीएफएस की बात कर रहे हैं। सीएफएस में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स नहीं दिखता है, नेट एसेट्स के फॉर्म में दिखता है। और वो नेट एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल, हम उसकी कैरिंग अमाउंट अगर कम हो गई, मार्केट में रिकवरेबल अमाउंट कम हो गई, तो उसका इम्पेयरमेंट हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने समझा और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लेक्चर नंबर 6 में जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कवर किया है उसके अगले वीडियो में ही, पार्ट 2 में, आई थिंक अगले वीडियो में ही है। पार्ट 2 इज माय नेक्स्ट वीडियो। प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले पूरा रिवीजन किया है, तो वहाँ से तुम लोग देख सकते। सो हियर विद दिस आई हैव डन अ कंप्लीट कवरेज ऑफ इम्पेयरमेंट। एंड आज तो ये टॉपिक तुमको मालूम है, मैं बोल रहा हूँ जब वापस देखोगे फ्यूचर में तो अब मैं जो बोल रहा हूँ वो भी याद रखोगे कि इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। क्योंकि एक 25 से 30 मिनट्स के अंदर, विद इन 25 to 30 मिनट्स कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन हो जाता है। एक रिकैप इतना ही चाहिए, बाकी तो तुमको नोट्स रेफर करने पड़ेंगे। रिकैप से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, याद आ जाता है पूरा टॉपिक, और जब हम लोग नोट्स देखते हैं तो वो अपने लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। चलो दैट्स इट। सो आई विल स्टॉप इट हियर। In just some 30 minutes lecture I have completed entire revision.